बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं शहर का मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा। जी तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल कुछ डिटेल में टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ कि आज पूरा दिन टेम्परेचर क्या रहेगा। आगाज़ कर लेते हैं इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है। सुबह 10 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है जी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है इस वक्त और वेदर है क्लाउडी। मौसम शहर का खुशगवार है, रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जी। 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा टेम्परेचर और शहर पर बादलों का राज होगा। इसके बाद जी 3 बजे 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, मोस्टली क्लाउडी होगा जी वेदर। इसके बाद 6 बजे का मौसम 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। रात 9 बजे देख लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। वेदर क्लियर होगा और 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है जी मौसम की सूरत हाल। कुछ आगे बढ़ते हुए शहर की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं, शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। लीड स्टोरी है कोरोना के वार जारी, कोरोना मजीद 26 जिंदगियां निगल गया। गौहर एजाज मसीहा बन गए, लेक सिटी 25,000 कोरोना वैक्सीन मुफ्त देगा। ट्रेस टेस्ट और ट्रैक पॉलिसी नजरअंदाज, कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। और रमजान बाजारों में शहरी 2 किलो चीनी के लिए ख्वार, गरीब आवाम की आटे के लिए भी लंबी कतारें। ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? भट्ट साहब, ये तो अभी मैंने जितनी खबरें पढ़ी हैं, कोरोना 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 और परेशानी इससे मज़ीद बढ़ जाती है। हम पहली खबर की तरफ चलेंगे। कुछ लोगों के रवैये आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह लोग डर रहे हैं वाकई कि अभी भी नहीं डर रहे? फिर वही बात, कोरोना कहीं है, असल में नज़र नहीं आ रहा ना। लोगों का बार बार कहना ये है कि हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो मसला तो यही। लेकिन भट्ट साहब, जिन लोगों को मुतासर कर रहा है, यकीन माने उनकी फैमिलीज़ में भी लोगों में खौफ है, डर है, परेशान है लोग। वाकई आपको हर दूसरे बंदे से पता चल रहा है। सर, अगर डर और खौफ हो ना, मैं आपको बताऊं, शहरियों के पास से डर और खौफ गुजरा ही नहीं है। अगर डर और खौफ हो ना तो सड़क के ऊपर आपको रोशनी नजर आए, आपको मार्केटों के अंदर, सड़कों के ऊपर, खाने पीने की दुकानों के अंदर आपको लोग एहतियात करते हुए नजर आए। लेकिन डर और खौफ तो है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, आप परेशान होना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए परेशान। इस कौम ने नहीं मानना, माजरत के साथ किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, इस कौम ने नहीं मानना। आप डंडे के जोर पे इनसे करवा लें। देखिए, डंडे के जोर पे भी हुकूमत ने किया ना, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम डंडे के जोर, मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि डंडे के जोर के ऊपर ज्यादा देर नहीं किया जा सकता। वही काम हुआ कि डंडे के जोर पे हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम डंडे के जोर पर भी नहीं करवा सकते। देखिए, हर चीज का मलबा हुकूमत पे डाल देना ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है, किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद से ना उठाएं। मैं अगर मास्क पहनना है, ठीक है, चले मास्क आप बाहर जा रहे हैं बाहर पहन लें, अंदर आके ना पहने। सैनिटाइजर कम से कम छोटी सी बोतल है, आप वो जेब में रखने, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। आप मार्केट के अंदर आप यकीन माने, मैंने सिर्फ सीरियस उन लोगों को देखा है जिनकी फैमिली में कोई किसी का प्यारा गया है, कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो बुरी तरह मुतासर होकर निकला है। अब आमिर भाई बार बार जिक्र करते हैं कि पिछले रमज़ान में कहाँ पर था, PKLI में किस कंडीशन में था, वो वक्त नहीं भूलता। आप ये चीज़ें जब याद करते हैं आप मज़ीद केयर करते हैं। लेकिन वो लोग जिनको इस बारे में नहीं पता, जिनका कोई प्यारा जो है वो मुतासर नहीं हुआ, वो लोग वाकई केयर नहीं कर रहे हैं। सर, वो लोग सवाल ही पैदा नहीं। आप यकीन करें, मुझे 2-3 दिन ना टेम्परेचर रहा, मेरा जिस्म में शदीद दर्द रही, मैंने छुट्टी भी की। आप यकीन करें, मैं इतना खौफजदा था कि यार मैं हालांकि इतनी एहतियात करूं, मुझे तो नहीं कहीं हो गया। वो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। लेकिन देखें, मुझे खुद एहतियात करनी है। मैं एहतियात करूंगा तो फिर ही बाकियों की भी बचत है।
لوگ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے ساتھ ساتھ پوری فیملی کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں. دیکھیں نا، آپ خود سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کی قوت مدافعت ہوگی آپ کے اندر، آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار میں سروائیو. لیکن آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، جس گھر کے اندر بوڑھی ماں، بوڑھا باپ ہے، چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ سے کرونا وائرس ان کو لگ جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ چھوٹی سی احتیاط ہے، کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں، آپ کے پیسے بھی نہیں خرچ ہونے ہیں، چھوٹی سی احتیاط ہے. آپ مارکیٹ میں کسی جگہ چلے جائیں انا، میں آپ کو بتاؤں رات کو اسپیشلی، اللہ کی قسم لوگ کھانوں پہ اس طرح باہر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جس طرح زندگی کا انہوں نے سب نے زندگی کا آخری کھانا کھانا ہے. کسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، دیکھیں ٹیک اوے کی حکومت نے اجازت دی ہے، لیکن ٹیک اوے تو ہو ہی نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ جی لے آؤ جی. کسی کھانے والی دکان پہ چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کو گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آئیں گی، یا سائٹ پر چھپ کے ٹیبل لگا کے لوگ کھا رہے ہوں گے. کتنا کہ انتظامیہ اقدامات کرے، کتنی کہ جرمانے کرے، جرمانے ہوئے لوگ پھر نہیں باز آ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ تو نہیں، اب یہی ہو سکتا ہے اٹھا کے جناب ایک آپ کوٹ لکھپت جیل میں ڈالتے جائیں سب کو، یا سینٹرل جیل میں، یہی ہو سکتا ہے نا. پھر اس کے بعد تو انتہا تو یہی رہ جاتی ہے کہ بھئی آپ کو بچانا، پھر یا پھر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیں، وہ آپ نے لگانے نہیں، وہ مکمل لاک ڈاؤن آپ لگا نہیں سکتے. لیکن I'm sorry to say جو اقدامات حکومت کر سکتی ہے اس میں بھی انتہائی کوتاہی کے اور غفلت کا سامنا دیکھا جا رہا ہے. ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کی کہ جو انجیکشنز لگ رہے ہیں، جو کورس ہوتا ہے کووڈ کے پیشنٹ کو، وہ لینا حکومت نے روک دی. محکمہ صحت نے اس کی خریداری بند کر دی ہے. سیکنڈلی اب خبر یہ بھی ہے کہ ٹریس، ٹیسٹ اور ٹریک پالیسی نظر انداز کی گئی. یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ حکومت کر رہی ہے. سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پر آپ کو لاک ڈاؤن کی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. 26 اموات ایک ہی دن میں ہو جانا، 233 نئے مریض جو ہیں 233 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جو وینٹیلیٹر پر ہیں. وینٹیلیٹر بٹ صاحب کہیں پر بھی ہسپتال میں لوگوں کو مل نہیں رہے ہیں. ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھائی نہیں جا رہی ہے، ٹیسٹنگ عام نہیں کی جا رہی ہے. سمٹمز کے ساتھ بھی جو لوگ ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں وہ لوگ ادھر ادھر دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. فری ٹیسٹ مکمل طور پر نایاب ہو چکے ہیں. یہ کارکردگی ہے اس ٹائم پہ آ کر حکومت کی. سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ تقریباً کوئی 1.5 سال کا وقت گزر گیا، ان چیزوں سے تو یوز ٹو ہو جانا چاہیے تھا، بہت زیادہ یہ چیزیں عام کر دینی چاہیے تھی. لیکن آپ سمٹمز کے ساتھ بہت سارے لوگ شکایتیں لے کے جا رہے ہیں، جی ہم ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں، کٹس موجود نہیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. تو پھر آپ کنٹرول کیسے کر پائیں گے اس صورتحال کو؟ دیکھیں انام، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وینٹیلیٹرز واقعی موجود نہیں، جتنے تھے وہ سارے آکوپائی ہو چکے ہیں. کیپیسٹی ٹھیک ہے، کیپیسٹی نہیں ہے ہاسپٹلز کے اندر. ویکسینیشن سینٹر بنا دیا گیا جوہر ٹاؤن کے اندر، مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پہ پہلے کرونا کے مراکز بنائے گئے تھے، اب وہاں پہ ویکسینیشن سینٹر بنا دیے گئے. اصل ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگ نہیں مان رہے. پھر جب لوگ نہیں مانیں گے تو حکومت نے دیکھیں پہلے حکومت ایک سٹیپ پیچھے جاتی تھی. لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہے، دیکھیں اوپر کی میں بات نہیں کرتا ہوں، اوپر والے ٹھیک ہے، لیکن جو نیچے کا آپ کا عملہ ہے، میرے پاس خود کئی ایسی کمپلین آئی. میں ویکسینیشن سینٹر کی بات کروں گا. ویکسینیشن سینٹر پہ اگر کوئی بیچارہ لگوانے کے لیے گیا نا بزرگ مریض، تو ایسی کئی شکایات آئی. وہاں پہ وہ بندہ بیٹھا نا موبائل پہ اوپر پب جی کھیل رہا ہے. اب وہ بزرگ آدمی ہے، وہ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے میسیج آیا لگا دیں، لیکن وہ بندہ وہ گیم زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اس طرح کی کوتاہیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بڑھتی جائے گی، یہ کم نہیں ہونی ہے. حکومت کی اس حوالے سے نیگلیجنسی ضرور ہے اس کے اندر، لیکن وہ کیا کریں؟ آپ مجھے بتا دیں کیا کریں جب ہر گھر کے اندر سے پیشنٹ نکلنا شروع ہو رہا ہے. جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، صرف دیکھیں نا لاہور کے اندر نہیں ہے، پورے پنجاب کے اندر ہے. کتنا کر لے وہ، کتنا کر لے گا وہ. 100 وینٹیلیٹر انہوں نے وفاق سے لیے، وہ بھی آکوپائی ہو گئے. یہ درست ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں یوز ٹو ہو جانا چاہیے. ہمیں یہ پہلے سے اقدامات کرنے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ لیں 5% آن کر لیں گے آپ، لیکن جب پیشنٹ بڑھتے جائیں گے آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کے پاس وسائل ہیں؟ وسائل آلریڈی نہیں ہے، کیپیسٹی ہسپتالوں میں آلریڈی نہیں ہے، اور دھڑ آپ کے پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ میرے اوپر منحصر ہے. صرف میں نے ہی جو ہے معاملات کو
ٹھیک کرنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت میں بہت تنقید کرتا ہوں لیکن میں اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر آپ نے ہیلتھ کے اوپر دباؤ کم کرنا ہے تو انا پھر ہمیں خود سے احتیاط کرنی ہی کرنی ہے. ہمیں وینٹیلیٹر نہیں مل رہا, اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے ہیں وہ انہوں نے کر دی ہیں. آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر پیسہ ہے بھی پتہ نہیں وہ کہاں پہ جا رہا ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے پیسہ ہے بھی ہے کہ نہیں. لیکن ہم ایک چھوٹی سی احتیاط کر کے یہ سارا کام جو ہے کروا سکتے ہیں, سارا کام, لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ چیز آنے والا ٹائم جو ہے, جیسے ہی کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ 15 روزے گزرنے کی دیر ہے, آپ دیکھے گا بازاروں کا رش نہیں سنبھالا جانا. آپ جتنا مرضی ٹائمنگ محدود کر دیں, ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں ہونے والا. لوگ یہ چیز سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے, دکاندار یہ چیز سمجھنے کو تیار ہی نہیں. خیر, اس مشکل وقت میں ان لوگوں کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ مسیحا کے طور پہ سامنے آتے ہیں اور ان حالات کو سنبھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں بات کریں گوہر اعجاز صاحب کی. لیک سٹی کی جانب سے 25,000 کرونا ویکسین مفت فراہم جو ہیں وہ کی گئی ہیں. میرے خیال سے یہ ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے. کس طرح سے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے ڈسکس کی موجودہ کووڈ کی جو صورتحال ہے, اس کے بعد ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے, کیسز کس طرح سے بڑھ رہے ہیں. اب آپ کے پاس امید کی ایک ہی کرن ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے, ہر صورت کرانی ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں, انتظامات اچھے نہیں ہیں یا پھر ویکسینیشن انہیں لگائی نہیں جا رہی ہے. ایسے میں گوہر اعجاز صاحب کی جانب سے یہ اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے. لیک سٹی 25,000 کورونا ویکسین مفت دے گا. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہاسپٹل اور گروپ لیڈر ایپٹیما گوہر اعجاز کی جانب سے مستحق افراد کی فری ویکسینیشن جناح ہاسپٹل میں کی جائے گی. یعنی مستحق افراد جناح ہاسپٹل جا سکتے ہیں جہاں پر ان کی مفت ویکسینیشن کی جائے گی. بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بڑا اچھا اقدام ہے. ہم ایسے لوگوں کی ہی وجہ سے سروائیو کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس طرح کے مخیر حضرات ہیں, جو کھلا ہاتھ, کھلا دل رکھنے والے, کھلا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ اس وقت سروائیو کر رہا ہے. ادروائز ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی اس معاشرے کو ختم کرنے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو کرونا کی جب پہلی ویو آئی تھی تو یہ گوہر اعجاز صاحب بھی تھے کہ جنہوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ مل کے اس بات کا انیشیٹو لیا کہ ہم لوگوں کو گھروں تک راشن پہنچائیں گے اور کوئی بھی شہری جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا. جناح ہاسپٹل میں جو لیب بنائی گئی, ٹیسٹ کی فیسیلیٹی دی گئی گوہر اعجاز صاحب کی جانب سے. ایگزیکٹلی, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. یعنی کہ پوری ویو کے اندر لوگوں کو گھروں تک راشن ملا. اب کرونا ویکسینیشن لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہے نا, جہاں پر مفت میں مل رہی ہے وہاں پہ انتظامات کا آپ کو بھی پتہ ہے, رش ہے, نااہلی ہے کچھ انتظامیہ کی. لیکن اب 25,000 جن لوگوں کو ملے گی وہ دعائیں دیں گے نا. بالکل آپ نے صحیح. یعنی کہ یہ وہ اقدام ہے جس کو دیکھنے کے بعد باقی لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں, میں بھی کچھ کروں. یعنی کہ لانے کا مقصد یہ خاموشی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, گوہر صاحب اس کو خاموشی کے ساتھ بھی لیکن سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے کی کسی اور کی حوصلہ افزائی کریں جو یہ دیکھ کے کہے کہ نہیں یار اگر یہ بندہ کر رہا ہے. میرے خیال سے اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہے. ماہ مبارک ہے, مشکل وقت ہے, لوگ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایسے میں یہ آپ کسی کی زندگی بچانے کے مترادف, کسی کو زندگی دینے کے مترادف ہے کہ آپ کم از کم لوگوں کے لیے جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ویکسینیشن سے اپنے آپ کو تھوڑی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ویکسینیشن کے بعد آپ کو کیئر نہیں کرنی, ڈبل کیئر کرنی ہے, آپ کو احتیاط ہر صورت کرنی ہے. چانسز تب بھی ہیں کہ آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکٹرز بار بار اس چیز کو جو ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن ضرور لگوائیں, کیونکہ خدا نخواستہ اگر ویکسینیشن کے باوجود بھی آپ کو
कोविड का अटैक हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी को कम से कम ख़तरा नहीं होगा, आप काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। तो ये मुखय्यर हजरात की जानिब से स्टेप उठाया गया। गौहर एजाज साहब ने बिलाशुबा ये एक बड़ा इकदाम है उनकी जानिब से, मुस्तहिक अफराद जना हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लेकिन भट्ट साहब मुझे समझ नहीं लग रही, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि ये इस्तात रखते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मुझे कल परसों वाली खबर याद आ गई है, हुकूमत तो सरकारी स्कूल भी मुखय्यर हज़रात से चलवाने जा रही है। ये मुखय्यर हज़रात बेचारे क्या क्या करेंगे? देखें, मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आप पता नहीं तुसी क्यों मैंने मजबूर कर देते हो सर। ये चीजें फिर आपके मुखय्यर हजरात का जिक्र हुआ तो मैं कैसे खबर भूल जाऊं कि हुकूमत तो सरकारी स्कूल चलाने के लिए भी मुखय्यर हजरात पे। अब मुखय्यर हजरात दुखी इंसानियत की खिदमत करें, लोगों को महंगाई के इस तूफान से बाहर निकालने के लिए राशन दें, लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन दें, लैब का कयाम करें, सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम करे। सरकारी स्कूल भी अब मुखय्यर हज़रात चले। देखें अगर आप वफाक का और सूबे का ख़जाना थोड़ा डीपली अगर ये हमें जाने देना थोड़ा डीपली, तो आपको यही पता लगेगा ये जो ख़जाना भरा जा रहा है ना, एक तो बाहर वाले एक मुखय्यर हज़रात हैं जो हमें देने के बाद सूद समेत, बल्कि सूद समेत पैसे लेते हैं। एक हमारे अपने भी कुछ मुखय्यर हज़रात हैं जो हमारा ख़जाना भरते हैं। वो मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में आते हैं, ज़रा धमका के भी हम उनसे ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पे आप ये कहें कि हमने लंगर खाने खोलने हैं, नौकरियों की बजाय हमने लंगर खाने खोल ले हैं, खाने खोल के जो है लोगों को रोटी वहाँ से देनी है, हमने रोटी के रोजगार के मौके पैदा नहीं करने हैं, हमने लंगर, तो फिर स्कूल भी वहीं से चलेंगे, हॉस्पिटल्स भी ऐसे ही चलेंगे। अल्लाह ताला ही रहम करे। मुझे नहीं समझ आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ना समझा करे ना, आप ऐसे ही समझने के चक्कर में पड़ जाती हैं। आगे जो खबर डिस्कस करनी है आप खुद परेशान हो जाएंगे। चीनी कहाँ है, महंगाई किसने कंट्रोल करनी है? इससे पहले भी, माह मुबारक से पहले भी हमने देखा कि महंगाई कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे किए गए। सबसे बड़ा दावा यह किया गया था इंतजामिया की जानिब से कि चीनी गायब नहीं होगी। चीनी गायब क्या होगी? चीनी को पास रख के गायब किया जा रहा है, आवाम की नजरों से ओझल किया जा रहा है। ये जो जिम्मेदार हैं इनको किसने पकड़ना है? ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब इन फटों के नीचे जितनी चीनी थी वो निकाल दी सारी, कि अभी भी है? ऑलमोस्ट निकल गई है। नहीं जी, ये यहाँ पे ये फटे पड़े हुए हैं और इन फटों के नीचे जो है चीनी थी और इस चीनी को यहाँ पे निकाला गया। और ये अब आप देख सकते हैं कि ये थैले सारे जो हैं, जितनी चीनी है सर, ये अब तकरीबन कितनी चीनी होगी जो यहाँ पे पड़ी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तोड़े हैं। 7 8 तोड़े। और कितने किलो हो गई ये चीनी? 7 8 तोड़ों का मतलब 300 किलो होगी। 300 किलो चीनी सर यहाँ से बरामद हुई है। मैं छोटी जी रिक्वेस्ट है करूँगा, मैं इंचार्ज नहीं ना, मैं झूठ बोलना वा, मैं सेल पॉइंट पे खड़ा होना वा, मैं पैसे गिन रहा सी, ठीक है, मैंने पिछों आवाज़ आई खत्म हो गई, ठीक है, मैं पैसे कैश गिन रहा, मैं कैश गिन। इसका जिम्मेदार कौन है जो यहाँ पे लोग जलील हो रहे हैं बाहर और यहाँ पे चीनी पड़ी है उनको वापस भेजा जा रहा है? इसका जिम्मेदार सर नहीं जी। तो ये हालात हैं, चीनी मौजूद है लेकिन उसको छुपा लिया गया है। अब ये जो लोग हैं इनकी पकड़ किसने करनी है? कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? रमज़ान बाजारों के हालात, ये मैं आयशा को कहूँगी, वो खातून जो ज़ईफ़ खातून हैं किस तरह से वो रमज़ान बाजार आई हैं, हालांकि पाबंदी लगाई गई है, उनकी भी आपको तस्वीर दिखाए। बट साहब, ये हालात देख रहे हैं कि लोग बारहा कहा गया है कि 60 साल के ऊपर के लोग रमज़ान बाजारों में ना आए, बच्चे ना आए, कोरोना SOPs का ख्याल रखने। लोग क्या करें? लोग सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर यह किया जा रहा है कि आपने स्टॉल में चीनी छुपा कर रखी है। अब इस तरह के लोगों को किसने पकड़ना है? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए है ना, पकड़ना किसने है? जिसने पकड़ना है, मैं आपको बताऊं, खराबी ऊपर नहीं खराबी नीचे है। अब चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, ये जब सब दौरे करते हैं आपको चीजें नजर आ रही, चीजें बाद में आप उठा के टेबल के नीचे छुपा लें। एग्जैक्टली। अब देखें, अली ने जो चीनी पकड़ी वो क्या कह रहा है? 300 किलो चीनी कम नहीं है। वो कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोला ना, मैं इंचार्ज नहीं हैगा। यानी कि अगर तू इंचार्ज नहीं है तो अल्लाह के बंदे तू वहाँ पे खड़ा क्यों हो? तो पैसे गिन रहा है। पैसे गिन रहा है। जो जिसके पास पैसे हैं, इट्स मीन कि वो इंचार्ज नहीं तो नंबर 2 तो डेफिनेटली है ना। और नीचे रखी हुई है चीनी, नीचे रखी हुई है चीनी। देखिए,
ہر چیز وافر مقدار میں ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، لیکن چونکہ نیت نیک نہیں ہے، ہم نے اس میں مال بنانا ہے. تو مال کیسے بنے گا؟ مال ایسے ہی بنے گا، مال ایسے ہی بنے گا، مال ایسے ہی بننا ہے. اور بٹ صاحب یہ تو ایک رمضان بازار کی نشاندہی ہوئی ہے، یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یقین مانے ہر جگہ پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. کہیں پر آٹا اس طرح سے سائیڈ پہ لگایا جا رہا ہے، کہیں پر چینی اس طرح سے سائیڈ پہ لگائی جا رہی ہے، اور پھر جو قطاروں میں لوگ انتظار کر رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابھی کچھ نہیں بات ہے تو بٹ صاحب جانے دیں، آپ مت کے میری بات سنیں. دیکھیں چینی بڑی وافر ہے. بٹ صاحب گھر سے چینی اسپیشلی لے کر آئے ہیں؟ میں گھر سے نہیں لے کے آیا ہوں، میں مارکیٹ سے لے کے آیا ہوں. مارکیٹ سے خریدی ہے؟ گھر سے آپ نے کہا ہوگا چینی آ گئی استعمال، میں نے کہا وافر ہے چینی، چینی وافر ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اتنی ہی وافر ہے چینی، چینی وافر ہے. لیکن آپ نے ایک چیز اور بہت زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انتظامیہ کا کرے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کرے، کمشنر کیا کرے، ڈپٹی کمشنر کیا کریں، یہاں پر ان لوگوں کو کالی بھیڑوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اصل پرابلم ہی انہی جگہوں پر ہے. دیکھیں آپ ہر ایک کے سر کے اوپر ایک ایک بندہ نہیں کھڑا کر سکتے، آپ نہیں کھڑا کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں ہم ہر چیز کے اوپر تن دیتے ہیں، بالکل وزیر اعلیٰ کو، کمشنر کو، پولیس کو. کیا کرے وہ؟ مجھے آپ بتائیں وہ کیا کرے؟ کہاں سے لے کے آئے وہ بندہ ان کے اوپر کھڑا کر؟ یہ ہم میں سے ہی ہے، یہ جو ہم نے فوٹیج چلائی ہے یہ ہم میں سے ہی ہے، بندہ ہم میں سے ہی کھڑا ہے. جو اب یہ ملی بھگت ہے، اب یہ ملی بھگت ہے کس کی؟ جو رمضان بازار لگا ہوا ہے. اکیلا بندہ نہیں ہوگا، یہ اکیلا بندہ نہیں ہوگا. یہ رمضان بازار جو لگا ہے اس کا جو انچارج ہے، جو سٹال پہ کھڑا ہے وہ انچارج ہے، اور جو اس کو پورا اوورآل جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، یہ اس کے نالج میں ہے. اور جو وہ چینی 300 کلو تھی جس میں سے میں نے بھی تھوڑی سی لے لی ہے، لینا جانا تسی اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا. نہیں میرا ہو جائے گا، میں چینی نہیں کھاتا. نہیں پھر بھی گزارا نہیں، میری چینی نہیں لے کے جانا. کوئی مشروب نہیں بناتے افطاری میں؟ میں نہیں پیتا پوتا. کوئی ڈرنک نہیں بناتے؟ نہیں وہ پیتا ہوں، لیکن میں نے کہا وہ چینی، وہ بھی چینی کے بغیر. آپ بچت کر رہے ہیں نا، پانی کی دے بیچ سمارٹ رہیں گے بٹ صاحب، بچت کریں. سمارٹ کتنے رہاں گا، ٹڈ باہر نکل ہے دیکھیں سمارٹ رہاں گا. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کو ہر چیز ملے، تو سب سے پہلے آپ لوگ آپ نہیں سر، ہمیں اپنی نیت صاف کرنی ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کے اعمال یہ ہوں گے نا کہ آپ کو گورنمنٹ چیزیں فراہم کر رہی ہے، آپ نے اس کو ٹیبل کے نیچے چھپایا، باہر لوگ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں کھڑے ہیں اور اندر آپ نے چینی چھپائی ہے، وہ کہتے ہیں نکرے لگا لی ہے، آپ نے وہ کر لی ہے، تو پھر آپ کو آپ کی نیت کا ہی پھل ملے گا. آپ کسی کو پریشان کر کے، میرا یہ ہمیشہ کا ایکسپیرینس ہے، اگر آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں آپ خود کسی نہ کسی صورت میں پریشانی کا شکار بٹ صاحب رہتے ہیں. دیکھیں نا مجھے نا میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا. ہم یہ سارے اقدامات پیک پر جا کے، پیک جو تھی نا پیک پر جا کے سارے اقدامات رمضان المبارک میں ہی کرتے ہیں. اور جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب اچھا کرنا ہے، روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کو تقوی، پرہیزگاری، دوسروں کے بارے میں سوچنا سکھاتا ہے، اور ہم دوسروں کے ساتھ کیا کریں. آپ ایمانداری والی بات آپ اسے پوچھ لیتے نا روزہ ہے، کہنا ہاں جی میرا روزہ ہے گا، میں روزے چی جھوٹ نہیں بولتا پیا. صحیح کہہ رہے ہیں. قسم سے روزہ رکھ کے آپ چینی چھپا رہے ہیں، آپ منافع خوری کر رہے ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، سارے کام آپ نے رمضان المبارک میں کرنے ہیں. اس تو بعد اٹھ کے جانا ہے مسجد جا کے، اللہ میاں میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میاں میرے رزق برکت پا دے، اللہ میاں میں تو اس سب کے بعد یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے. بٹ صاحب سبزیوں کی قیمتیں بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتانی ہے. تھینک یو سو مچ. فرحان مارکیٹ سے ہمیں جوائن کریں گے. فرحان بتائیے گا آج سبزیاں کس قیمت پر مل رہی ہیں؟ آج بالکل سرکاری طور پر جو آرڈر جاری کی گئی ہے اس میں آلو 40 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جائیں گے، پیاز 25 روپے، ٹماٹر 63 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوں گے، لہسن دیسی 90 روپے فی کلو، لہسن چائنا 155 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگا، ادرک تھائی لینڈ 330 روپے، ادرک چائنا بھی 330 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگی، کھیرا 47 روپے، کریلے 62 روپے، پالک 30 روپے، میتھی 42 روپے، بینگن بھی 42 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگی، بند گوبھی 40 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جائے گی، پھول گوبھی 52 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگی، شملہ مرچ 52 روپے فی کلو، سبز مرچ 83 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگی، گیا کدو بھی 52 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگی، لیمو دیسی 410 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوں گے، بھنڈی 125 روپے فی کلو، شلجم 32 روپے فی کلو، اروی 109 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگی، ٹنڈیا دیسی 135 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوں گے، مونگرے 120 روپے،
मूली 30 रुपये, गाजर 83 रुपये, जबकि हलवा कद्दू 32 रुपये फ़ी किलो के। जी, सब्जियों की कीमतें आपने जान ली। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम निशानदही करने वाले हैं। शहर का इस वक्त बहुत बड़ा मसला चल रहा है। आप ना सिर्फ शहर के पोश इलाके बल्कि दूर दराज इलाकों में अपने इर्द गिर्द मोहल्ले गली का भी जायज़ा ले लें तो हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। मतलब आप शहरियों की शिकायत के अंबार लगे हैं। हर रोज़ लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके से कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा, ताफुन फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन LWMC की कारकर्दगी जो है वो दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय सिफर जो है वो नज़र आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में, पोश इलाकों की अगर हम सूरत हाल देख लें तो हर जगह कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे रिपोर्टर हसनैन बाहर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि किस इलाके में हैं और यहाँ पर क्या हालात हैं। हसनैन, बताइएगा किस इलाके में आप मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, शहर में सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल है। जगह जगह पर जो कूड़े और कचरे के ढेर हैं वो मेरे शहर की हालत ज़ार की मंजर कशी कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के इलाके, मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जो कूड़े और कचरे के ढेर हैं वहाँ से न सिर्फ ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं बल्कि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त FC कॉलेज कच्ची आबादी गुलबर्ग 3 के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जगह जगह पर डंपिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन सजाद अहमद दिखा सके कि ये मेन रोड है और ये रोड का तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो कूड़े और कचरे से कवर हो चुका है और यहाँ पर सफाई की बदतरीन सूरत हाल है। अहलियाने इलाका को मुश्किलात दरपेश है। मेरे साथ अहलियाने इलाका भी मौजूद हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं कि यहाँ से कब से कूड़ा नहीं उठाया गया LWMC की जानिब से और उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। सर, मुझे ये बताइएगा कब से यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया और ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर क्या कहते हैं? ये काफ़ी दिनों से जो है ना ये कूड़ा नहीं उठाया गया। अगर हम कहते हैं तो बस वो कहते हैं कि अच्छा उठाया जाएगा। अफसर को कहते हैं, वो कहते हैं क्या बात है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा तो कूड़ा है, ये हमारे आदमी जो छाट हैं फलां, यानी ऐसे ये तो इतना बड़ा ढेर लग जाता है। इधर कोई 10-12 दिनों के बाद आते हैं और वो उठाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा LWMC का अमला यहाँ पर प्रॉपर सफाई करने नहीं आता, ये कब से यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है? LWMC का सड़क पे झाड़ू फेरता है, ये कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास अमला नहीं है। तो जब इन्हें कहते हैं आपसे के आने से गाड़ी इधर खड़ी है, मैंने कहा गाड़ी खड़ी है वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये कूड़े के लिए कह रहे रहने तो ये तो रोज़ ही होता है। जी बिल्कुल, ये अहलियाने इलाके हैं जो ये हालत ज़ार है उसकी मंजर कशी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो LWMC का अमला है वो यहाँ पर सफाई करने के लिए नहीं आता और जब उनको शिकायत की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि जी क्या आप थोड़ा सा कूड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो सूरत हाल है जहाँ जगह जगह पर ये जो डंपिंग स्टेशन बने हुए हैं ये ना सिर्फ LWMC की बेबसी का मुँह बोलता सबूत है बल्कि इनसे जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अच्छा हसनैन, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि कोई तो टाइमिंग होगी, बहुत सारे इलाकों में जिस तरह से सुबह के टाइम टीमें आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है कि टीम LWMC की आए कूड़ा उठा के लेके जाए? 1 दिन बाद 2 दिन बाद कब से यहाँ से कूड़ा उठाया ही नहीं गया? जी जहाँ तक मुझे आपके सवाल की समझ आई है तो उसके मुताबिक जो LWMC का अमला है उनके जो ओहदेदारान हैं, जो CEO हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था, कुछ रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनका ये कहना था कि जी हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, जिसकी वजह से हम जो मुख्तलिफ इलाकों में से जो कूड़ा उठाना मसाइल हैं LWMC के कि मशीनरी जो है वो नाकारा हो चुकी है और इसके साथ साथ अमले की कमी का सामना है जिसकी वजह से बागों के शहर के हमें ये हालात नज़र आ रहे हैं कि पोश इलाकों के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। टीमें नहीं पहुंची। थैंक यू सो। हमारे साथ मौजूद है गुलबर्ग 3 के इलाके के हालात, इन्होंने दिखाए कि किस तरह से जा बजा गंदगी से इलाका मकीन इकट्ठे हुए हैं इस टाइम और बता रहे हैं कि जी यहाँ पर सफाई के लिए आता ही कोई नहीं है। अगर कॉल भी की जाती है तो सिर्फ उन्हें ये कहा जाता है जी पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ से कूड़ा उठाने के लिए नहीं कोई पहुँच रहा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मसला रमज़ानुल मुबारक में स्किन के मसाइल, जिन लोगों का क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे कि ये चीज़ें आप डिस्कस करें, इन मसाइल का उनको सामना है, रोज़े रखने की वजह से, तली हुई चीज़ें खाने की वजह से, पानी का इस्तेमाल कम होने की वजह से स्किन के कौन कौन से मसाइल हैं, इनका इलाज किस तरह से मुमकिन है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले जाने से कहा था, कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग शिकायतें ये कर रहे हैं कि रोज़े रखने की वजह से, पानी की कमी की वजह से स्किन के मसाइल का उनको सामना है, फिर तली हुई चीज़ें खाने की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं फेस पर, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो हम ये तमाम मसाइल जो हैं डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अजीम जहांगीर, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि स्टमक ख़राब हो जाना तली हुई चीज़ें खाने से, या रोज़ा रखने के बाद आप एकदम अगर कुछ हैवी खा लेते हैं, उसके असरात आपकी स्किन पे आते भी हैं कि ये सिर्फ मिथ ही है? देखिए, ज़्यादातर तो खाने पीने से जिल्द ख़राब नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां यकीनन हैं जिससे कि जिल्द पे भी असर पड़ता है और आपके हार्ट पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम बीमारियां हैं। जिल्द की आमतौर पे बीमारियां जो हैं वो खाने पीने से, ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक खाने पीने से नहीं है। जिस तरह लोग समझते हैं कि दाने ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से होते हैं, तो ऐसा है नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जब जिल्द आजकल जिस तरह बहुत सारी हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत कम हो गया था, आपने देखा होगा कोई पिछले 2-3 हफ्ते में, तो बहुत ज़्यादा जब आपकी जिल्द ड्राई होती है तो लोग उसको मॉइस्चराइज करने के लिए जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उससे आपके पोर्स जिल्द के बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से दाने निकलने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये उलट काम एक्चुअली हो रहा होता है और लोग समझ रहे होते हैं कि खाने पीने से हो रहा है, एक्चुअली वो तो ज़्यादा हैवी मॉइस्चर लगाने से। मॉइस्चर में जब भी आपके मॉइस्चराइज़र लगाएं तो मेक श्योर कि उसके ऊपर लिखा हुआ देखें कि उसके ऊपर लिखा हो कि ये दाने ज़्यादा नहीं करेगा। उसका लिखा होना ये ज़रूरी होता है कि नॉन कोमिडोजेनिक, ठीक है, जिसके दाने ज़्यादा ना करे वो। ये जो दाने ज़्यादा करना है वो कोई आपका मेकअप भी कर सकता है, आपका मॉइस्चराइज़र भी कर सकता है, आपका फेस वॉश भी कर सकता है, ठीक है, आपका कोई साबुन भी कर सकता है। ऐसी वो तमाम चीज़ें जो कि आपके दानों को इंक्रीज कर सकती हैं। यानी लोग ये जो कह रहे हैं कि तली हुई चीज़ें खाने से या फिर तेज़ मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करने से, आप कह रहे हैं कि ऐसे साइंटिफिकली, साइंसी तौर पे इस पे बहुत तहकीक हो चुकी है और इस पे तहकीक से ही पता चला है। और एक चीज़ जो है वो तहकीक, वो भी अभी क्वेश्चनेबल है, लेकिन थोड़ा सा क्लू मिलता है कि कुछ लोगों को दूध या दूध वाली अशिया से थोड़े से दानों का होना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये भी अभी प्रूवन नहीं है। तो और उसका एक मिसाल मैं पेशेंट्स को अपने देता हूँ कि आप पहले इलाज करवाएं, अगर इलाज के बाद भी आपके दाने निकल रहे हैं किसी चीज़ से तो फिर हम कंसिडर करेंगे। और मैंने अभी तक, अब 15 साल अमेरिका में रहा हूँ, अब 15 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर ली। मुझे पहले लगता था कि शायद अमेरिका में चूँकि ज़्यादा हम चीज़ों में फ़र्क है खाने पीने में, शायद वहाँ पे खाने पीने से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो यहाँ आकर भी यही पता चला कि खाने से ताल्लुक़ नहीं होता। ये हमारे मिथ्स हैं, ये हमारे वहम गुमान जो हैं उससे हमें परहेज़ करना चाहिए और असल जो है जो साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं उसी पे हम। चलिए जी, ये तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि एज सच इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जिन लोगों की स्किन पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, चाहे वो मौसम की तब्दीली की वजह से है, चाहे आबो हवा की तब्दीली की वजह से है, इलाज उनका मुमकिन है? जी बिल्कुल। देखें, जो पहले तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करें कि आपके दाने जो हैं वो आपकी जिल्द की बीमारी है। सही। मेरे पास बहुत ही पढ़े लिखे लोग जब आते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते ही हैं कि जी देखिए मेरा, और इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं और डॉक्टर भी अच्छे भले पढ़े लिखे डॉक्टर्स शामिल हैं, क्योंकि जिसका आजकल स्पेशलाइज्ड इतनी ज़्यादा तालीम हो चुकी है कि जिसका जो शोबा नहीं होता, अगर आप किसी न्यूरो सर्जन से या कार्डियोथोरेसिक सर्जन से आप पूछेंगे कि जी ये दाने क्यों होते हैं, तो उस बेचारे को पता नहीं होगा डॉक्टर को। और वो काफ़ी दफ़ा अपने बच्चों को जब भेजते हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ कि इसको ये जिल्द की बीमारी है, वो कहते हैं जी हमें भी छोटे बचपन में ही खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जो बीमारी है वो जब निशान छोड़ देती है बच्चों पे साइकोलॉजिकली बड़ा उसका असर पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो सारी उम्र बेचारे बच्चे उस निशानों के साथ रहते हैं, चूंकि माँ बाप को ये ख्याल था कि ये बीमारी है ही नहीं है, बचपन में मुझे थी और फिर ठीक हो गई। वो ठीक तो हो जाएगी खुद से भी, दाने अगर आप कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो निशान छोड़ेंगे उसका लेज़र से इलाज हम बहुत हद तक कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई 10 गुना ज़्यादा पैसे लगेंगे, एक तकलीफ के थ्रू भी गुजरेंगे। और जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, हम समझते हैं कि बच्चों को और बड़ों को कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल होता है। अगर आप किसी के पूरे चेहरे पे लड़कियां परेशान होकर रह जाती हैं, आप कहीं ना कहीं इस चीज से मेंटली इतना डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जी। और इसका इलाज इतना आसान है। तो होता ये कि आपकी जिल्द के अंदर अल्लाह मियाँ ने बहुत छोटे छोटे से ग्लैंड्स रखे हैं जो कि रतूबत खारिज करते रहते हैं, जो कि एक ऑयली स्क्रीशन है
जिसको हम सीबम बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इनमें जब खराबी हो जाए तो सेबेशियस ग्लैंड की गड़बड़ से समझ लें, टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि आपकी वो रुतूबत जो सीबम निकल रहा है, जो ऑयल निकल रहा है, उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं और उसके इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाती है, फिर सुरख दाने निकलने लग जाते हैं। अगर किसी को दवाइयाँ लगाने वाली ना सिर्फ काम करें तो हम खाने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं, और 3-4 माह में मैक्सिमम जो है दानों का बहुत ही जो है इफेक्टिव इलाज हो जाता है। टाइम पे इलाज कराना कितना ज़रूरी है? आजकल क्या लोग करते हैं कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया से आप उठा के टिप्स लेके अपने फेस पे कर लेते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, या फिर ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसमें एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे कुछ डॉक्टर्स भी, और मैं बड़ी ही शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो कि इजाद हुई हैं, जो खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ मौजूद है और इंतहाई सस्ती दवाइयाँ मौजूद हैं, उनको छोड़ के वो 3-4 कंकॉक्शन बना के जिसमें बेटनोवेट भी डाल लें, फलां दवाई भी डाल लें, फलां भी डाल दें, और साथ ही कोई इसको इसमें केले को मसल के डाल लें और फलां हल्दी लगा लें। खुदारा दुनिया हल्दी से और उबटन से बहुत आगे जा चुकी है। अपने आप को प्रॉपर इलाज उसका करवाएं। लोग ये समझते हैं, और मेरे बहुत सारे एक और बड़ी अजीबोगरीब आजकल जो बात शुरू होगी पाकिस्तान में, कि बजाय तालीम के साथ आपका मेंटल लेवल ज़्यादा बेहतर हो, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी कि हम दवाइयों की बजाय हम जी नेचुरल रेमेडी की तरफ जाते हैं। ये समझने की बात है कि नेचुरल रेमेडी जो दवाइयाँ हैं ये भी नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाई, बिल्कुल ये अल्लाह की दी हुई चीज़ों में से हमने निकाली हैं। तो उन दवाइयों पे जाने की बजाय लोग बहुत सारी चीज़ों से, मतलब अक्सर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिस तरह बालचर है, लोग क्या करते हैं कि इसको लहसुन को पीस के या प्याज को लगा लेते हैं और उससे वहां से जल्द मुस्तकिल जल जाती है, फिर उसका इलाज हो ही नहीं सकता। अच्छे भले लोगों को मैंने देखा है कि अगर किसी को आंखों के इर्द गिर्द हल्के हैं तो लोग वहां पे कोई खीरा काट के ऊपर रख रहे होते हैं। ये जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हम बड़ी इंटरेस्ट से अपने, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो लोग उसमें अंडे का कुछ बना के लगाने लग जाते हैं। तो मैं तो अभी समझता हूँ कि सिर्फ सालन की कमी रह गई है, वो चेहरे पे लगा लेना चाहिए। तो ये बजाय इसके कि वक्त के साथ साथ हमारी रिफाइंड सोच हो, हम पढ़े लिखों की तरह सोचें, लोग इंतहाई ऐसी जो बिल्कुल मैं तो कहूँगा जहालत की बातें करने से उनकी जिल्द जब मुस्तकिल ख़राब हो जाती है उसको ठीक करना कहीं ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है, जबकि शुरू में वही चीज़ बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। सही। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि किस तरह से इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप फौरी तौर पे करा लेंगे तो आप आगे जिल्द के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं, जो हम अक्सर कहते हैं कि आपके दाने खड्डों में तब्दील हो जाते हैं डॉक्टर साहब। फिर उसके लिए आपको प्रॉपर, अच्छा जिन लोगों की स्किन पे दाने ख़त्म हो गए हैं लेकिन स्किन पे इस तरह खड्डे हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, उसमें भी बड़ी आसान चीज़ ये है कि लेज़र्स जो हैं वो काफ़ी हद तक उसको प्लेन कर देते हैं। जो गड़े पड़ गए हैं आपके, काफ़ी दफ़ा हम उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम स्किन फिलर्स बोलते हैं। ठीक है। डर्मल फिलर्स हैं, जहाँ पे गड़ा पड़ गया उस गड़े को फिल करने के लिए आप स्किन को फिलर इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी दफ़ा वो फिलर्स जो हैं वो 1.5 साल चलते हैं, और हैरान कुन तौर पे काफ़ी दफ़ा उससे भी ज़्यादा चलते हैं, चूँकि वो गड़े का जो उसकी जो बेस है वो जम जाती है जिल्द की निचली लेयर से, डर्मिस से। जब आप उसको डिसएडहेयर कर देते हैं, उसको आप वहाँ से उखाड़ देते हैं तो सीधी हो जाती है जिल्द। सही। लेज़र जो है, लेज़र इंतहाई एक इफ़ेक्टिव टूल है इसमें। इसी के साथ एक चीज़ होती है जिसको हम स्कारलेट बोलते हैं, जो कि लेज़र की ही एक किस्म तो नहीं कह सकते, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो भी एक ट्रीटमेंट है। इसी तरह PRP किया जा सकता है कुछ स्कार्स के लिए। PRP अलॉन्ग विद दिस अदर मोडेलिटीज़, PRP में हम थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसमें से वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको अलग कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लेते हैं, और हमें जो प्लेटलेट्स, अल्लाह ने प्लेटलेट्स, ये वही प्लेटलेट्स हैं जो कि डेंगू में कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ने इनमें एक इंतहाई ज़बरदस्त जो एक अज्जा रखे हुए हैं जिसको हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्चुअली खारिज कर देते हैं, जिसको कि हम एक छोटी सी वायल में, जिस तरह ब्लड का टेस्ट देते हैं उतनी सी वायल में ब्लड लेके इन प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं। इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, और वो भी जिल्द के अंदर लगाया जा सकता है। लेकिन अगेन ये आप अपना खुद से ना फैसला करें, और किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इसका इलाज होना चाहिए। और ये इनमें से आपकी स्किन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो सूटेबल है, ये आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करके और ये देख के बताया। और आजकल तो हम लोग ताकि कोविड की वजह से रिकमेंड करते हैं कि आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए
دکھا سکتے ہیں، جس کو ہم ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے بتا سکتے ہیں. اور جب آپ آئیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کلینک پہ یا ہاسپٹل میں بہت زیادہ ہجوم ان پیشنٹ کا ہو جن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ ان کو صرف لے کے آئیں گے جن کو پروسیجر کی یا آنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ کووڈ پھیلنے کا بھی خطرہ کم ہوگا اور وہ سیفٹی ہو جائے گی. بالکل، اس چیز کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اگر جانا بھی ہے ڈاکٹر کے پاس تو آپ نے بہت زیادہ ضرورت کے تحت جانا ہے. جب آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے، آن لائن چیک کیا جا رہا ہے، آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کی جا رہی ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. خیر فی الحال ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. جب واپس آئیں گے تو پانی کی کمی کے مسائل، ڈی ہائیڈریشن سے آپ کی سکن پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، سکن ڈرائی ہونے کے بہت سارے لوگ شکایات کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ ماہ رمضان میں اوبیسلی آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ نے سارا دن پانی نہیں پینا، اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سکن کے مسائل کا ان کو سامنا ہے، تو اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اب ہم بات کرنے والے ہیں جی پانی کی کمی کے مسائل، جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی روزہ رکھتے ہیں ہم تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جس کے اثرات ان کی سکن پر بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہائیڈریٹ رکھنے کا ایک طریقہ یہ لوگ زیادہ پانی صبح کے وقت پینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو پتا روزہ بند ہونے والا ہے، آپ جلدی سے پانی پی لیتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ پانی آپ کو افطاری کے سے لے کے اور سحری کے درمیان پینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا جو معدے میں اب آپ کتنا پانی بھریں گے بیچارے میں، تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی پھر ان کو انڈائجیشن. اس ٹائم تو اتنی ساری چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ کھانی ہوتی ہیں. رائٹ، نہیں لیکن وہ جو آپ کا افطاری سے لے کے سحری کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا، اس میں آپ اپنی کافی ڈی ہائیڈریشن کو میرے خیال میں، جو میں تو اپنے پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں وہ ٹھیک بھی رہتا ہے. اس کے لیے ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کا اثر جلد پہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے، پینے کا ضرور اثر ہوتا ہے. میں نے صرف جو منع کیا تھا وہ صرف لگانے کے لیے منع کیا تھا فروٹس کو اور یہ سبزیوں کو اور ایسی کنکاکشنز کو. باقی اگر آپ وہی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے ہائیڈریٹ بھی رہتی ہے اسکن، اور اگر متوازن غذا آپ کھائیں گے تو وزن بھی نہیں بڑھے گا. آج کل جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمیں رمضان کو وزن کم کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ان 30 دنوں میں اپنے کھانا پینا درست کر لیں، اپنی عادات، لیکن وہ جو کسر ہوتی ہے دوپہر کے کھانے کو مس کرنے کی، وہ رات کے کھانے میں پوری ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. تو جو کیلوریز ہیں آپ کی ایکچولی بڑھ جاتی ہیں، اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں جی میرا کم وزن ہونے کے لیے بڑھ کیوں گیا، حالانکہ کھانا تو میں نے کم کھایا، لیکن وہ جو دو کھانوں میں ہم اتنی کسر پوری کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ تیسرے کھانے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیلوریز آپ کی. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، اور دوسری یہ کہ جو جلد خشک ہو رہی ہے اس کے لیے پانی کے ساتھ پینے کے ساتھ ساتھ ایکچولی جو موئسچرائزیشن ہے، اور موئسچرائزیشن کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ جب بھی موئسچرائزر لگائیں کوئی تو نہانے کے فوراً بعد لگائیں، جسم کو تھوڑا سا گیلا کر لیں، اس کے اوپر موئسچرائزر لگائیں. اور موئسچرائزر بھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ٹیکنیکل آج کل چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی کیمیکلز ہیں جس کو کہ اوپر نیچے کر کے. اور پاکستان میں ایک اور بڑی آپ کو اچھی جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پیشنٹ کی ڈیزیز کے مطابق دوائی کو ہم مینوفیکچر کر سکتے ہیں، یعنی ہم دوائی کو کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کمپاؤڈر ہوتے تھے ہمارے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی دقیانوسی بات تھی. ایکچولی اٹس اے بگ بلیسنگ. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جلد میں بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ تھوڑی ریئر ہیں، اور اس کے لیے اس کو ان دوائیوں کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ لے کے جانا ہے کہ کوئی اتنا سود مند نہیں ہوتا کمپنیز کے لیے، تو وہ دوائیاں نہیں بناتی. یا اگر ایک دوائی ہے تو وہ ون سائز فٹس آل والی جو بات ہے کہ ایک ہی سائز میں ہر ایک کو فٹ کرنا ہے، وہ دوائیاں جو ہیں وہ کھانے والی تو شاید نہ بنا سکیں، لیکن لگانے والی دوائیوں کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس کو کسٹم میڈ بنا سکتے ہیں، پیشنٹ کی جلد کے مطابق بنا سکتے ہیں. اگر ایک فرض کریں کسی چیز میں 5% چیز ہے اور وہ 5% پیشنٹ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، ہم 4% بنا سکتے ہیں، 3% بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو موئسچرائزر ہیں وہ کچھ لوگوں کو سرٹن ڈیزیزز ہیں جلد کی جو کہ ایک موئسچرائزر سے ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایکتھیوسز ہیں جو کہ جینیٹک ایسی کچھ بیماری ہیں جس میں مچھلی کی کھال کی طرح کے سکیلز اترنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے سورائسس ہے جس کو لوگ تو عام صرف ڈرائنس سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک بیماری ہے. ایگزما ہے جس میں بہت سارے بچوں کو چائلڈہڈ ایگزما ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ موئسچرائزر کے ڈفرینٹ کرنے سے، یعنی اس میں جو دوائیاں ہم ڈال رہے ہیں یا موئسچرائزیشن کے لیے جو اجزاء اس کے ملا رہے ہیں ان کی مقدار کو اوپر نیچے کرنے سے
वो मॉइस्चराइज़र ही इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि बीमारी आधी से ज़्यादा वो उसी से ठीक हो जाती है। तो ये जो कस्टम मेड मेडिसिन हैं, ये जो हम कंपाउंडिंग करते हैं, वो भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, जिससे कि काफ़ी दफ़ा उसकी लॉन्ग टर्म जो रिमिशन है या उसका दोबारा ना होना बीमारी का काफ़ी हद तक मुमकिन उसी से हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बार बार लोग कहते हैं नेचुरल चीज़ें, आप अच्छा कुछ खा लें, आप अच्छे जूसेस पी लें, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रह सकती है। पुदीने का कोई लोग ड्रिंक बना रहे हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे, इन चीज़ों का रोल होता है क्या? देखें, ये यकीन माने कि अल्लाह ने जो खाने वाली चीज़ें बनाई हैं ना, उनका हर रोल अगर सिर्फ जिल्द में नहीं है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी है। ये जो आप थ्रू आउट द ईयर आप देखते होंगे, जिस तरह मैं भी जिक्र कर रहा था कि आप फल मुख्तलिफ मौसम में हैं, बिल्कुल, तो प्लीज़ वो फल खाएं जो सस्ता भी होता है उस मौसम में और वो ताज़ा भी होता है। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर फल जो कि इस मौसम में मैसर नहीं है, आप ज़रूर उसको कोई फ्रोज़न की उस शक्ल में यूज़ करें। तो जो फल जिस भी मौसम का है, यकीन माने अगर आज हमारी तहकीक इस हद तक नहीं पहुंची कि इस मौसम में ये फल क्यों हुआ है, लेकिन मैं अपने छोटे मोटे जो भी मेरा रिसर्च का और पढ़ने पढ़ाने का तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पे मैं ये प्रिडिक्ट 100% कर सकता हूँ कि इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत है कि किस मौसम में किस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी होगी और उस मौसम में वो फल उगता है। तो ये आज हमारी तहकीक शायद ये अभी नहीं बताती, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा चीज़ें कि हमारे यहाँ हमारे जो गट है या हमारी जो अंतड़ियों में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ना सिर्फ, आपको शायद पता हो और बड़ी हैरानी की बात है कि 80% हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन होती है फूड, वो हम नहीं कर रहे होते, उसके बैक्टीरिया या वहाँ के जरासीम कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी गट का माइक्रोबायोम है, इसका भी जिल्द पे बहुत असर है। तो आपके खाने पीने का यकीनन आपकी जिल्द पे भी असर होता है और आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी असर होता है, और इसी से आप मोटे भी होते हैं और इसी से आप बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप नाज़रीन आपको जिन मसाइल का सामना था, हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उन मसाइल पर हम बात भी कर सकें, और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको जो स्किन के मसाइल हैं उस पर आपको क्या करना है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने माह मुबारक में जो स्किन के मसाइल आपको दरपेश थे उस पर बात की है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी जैसे ही रोज़ा खोल लेते हैं बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और सहरो अफ्तार में ऐसा होता है शहर में आप पराठों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो उस तरह से आप जिम नहीं जा पा रहे क्योंकि कोविड के भी ख़तरात मौजूद हैं। तो माह मुबारक में जब आपने सहर अफ्तार में ज़्यादा खाना है, वैसे तो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो घर में रहकर आप कौन सी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, ये हम प्रोग्राम के सिलसिले में आपको बताने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, फिटनेस ट्रेनर हैं शम्स रहमान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शम्स। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछना है कि बेस्ट टाइमिंग रमज़ान में आपकी एक्सरसाइज की कौन सी होनी चाहिए? रमज़ान में जो है आप बिफोर अफ्तार भी वर्कआउट्स कर सकते हैं, ठीक है, और अफ्तार के बाद लाइक आप इशा की नमाज और तरावियों के बाद भी कर सकते हैं। पहले कुछ मुश्किल नहीं हो जाता? अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों का ये बंदा हुआ होता है उस टाइम। बहुत से लोगों का ये होता है कि अफ्तारी से पहले शायद वर्कआउट्स नहीं हो सकते, लेकिन मैं अगर पर्सनली बात करूँ, मैं खुद भी करता हूँ, और अफ्तार से पहले जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो अफ्तार से पहले, लाइक असर से, अफ्तारी से कोई 10 मिनट पहले आप छोड़ दें, असर से लेकर उसके दरमियान में जो 1 घंटा होता है उसमें आप वर्कआउट्स कर सकते हैं, लेकिन उन वर्कआउट्स में आप अपना कार्डियो इन नहीं करें। लाइक कुछ लोग जो है कार्डियो एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं, लाइक जिससे उससे आपको पसीना आएगा, ज्यादा पानी पीने का दिल करेगा, तो आप मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ऐसे वर्कआउट्स जो कि आप घर में रहकर भी बासानी फॉलो कर सकते हैं। खास तौर पर खवातीन जो है वो जिम नहीं जा सकती हैं, उसके अलावा कोविड की वजह से मेल्स भी नहीं जा सकते हैं। सो आप बड़े आसान और सिंपल से जो वर्कआउट्स हैं जो कि आप घर में रहकर कर सकते हो, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह यहाँ पे शेयर करूंगा। सो आप वो फॉलो करके अपना बढ़ा हुआ वेट कम कर सकते हैं। अच्छा, डाइट का रोल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपनी साथ डाइट भी मेंटेन रखनी है? डाइट बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है कि खाली आप अगर वर्कआउट्स करते रहे और आपकी डाइट मेंटेन ना हो तो वेट कम नहीं होता है। डाइट जो है वो आपको इवन 70% जो है वो आपको डाइट जो है वो मैटर करती है आपका वेट रिड्यूस करने में। 30% आपके वर्कआउट्स जो है वो सही। तो ये दोनों चीजें आपको साथ साथ रखनी है। बिल्कुल जरूरी शम्स, कौन कौन सी आज आप हमें बताने वाले एक्सरसाइज जो कि आप घर में रह के कर सकते हैं रमजान में अपने आप को फिट रखने के लिए? सो सिंपल से कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपका पेट जो है कम कर सकें, और उसके अलावा आपके जो बड़े हुए बाजू का जो फैट होता है स्पेशली इनको कम कर सकें। सो सिंपल से वर्कआउट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, लगे हैं और आपने ध्यान से देख लेना है ताकि आप आसानी से घर में एक्सरसाइज। सबसे पहले तो मैं शेयर करूंगा यहाँ पर लेग्स के फैट को कम करने के लिए वर्कआउट्स, क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके लेग्स थाइस बढ़ जाते हैं।
सो बड़ा आसान और सिंपल सा वर्कआउट्स है, और ये वर्कआउट्स काफ़ी लोग जानते हैं, स्क्वाट्स इसको बोलते हैं। तो स्क्वाट्स करने के लिए आपको स्ट्रेट खड़े होना है, अपने हाथ आप सर के पीछे बांध सकते हो, एंड स्ट्रेट अपनी लेग्स को आपने बराबर खोलना है अपने बॉडी के हिसाब के मुताबिक। यहाँ से आपने जस्ट डाउन जाना है एंड अप। ये स्क्वाट्स हैं, बड़ा आसान और सिंपल सा वर्कआउट है। तो उसके अलावा जो है नेक्स्ट वर्कआउट जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके बाजू के फैट को कम करने के लिए है। सो बड़ा सिंपल सा वर्कआउट है, शोल्डर टैप्स। तो इसमें आपने स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल आपने अपना लेफ्ट जो है हाथ है उसको राइट शोल्डर पे और राइट को लेफ्ट पे। इसमें आपके दो हिस्से जो है वर्क करेंगे, एक तो आपके बाजू का फैट जो है कम होगा और दूसरा आपके कोर, आपके पेट के लिए भी है। इसमें आपने अपनी कोर को स्टेबल रखना है और बिल्कुल सामने देखते हुए आपने जैसे ये शोल्डर टैप्स करना है। और ये आपको कितने टाइम के लिए करना है? अच्छा, ये आप इसको किसी भी सूरत में जो है प्लान कर सकते हो, लाइक आप 30 सेकंड वर्क कर सकते हैं एंड 10 to 15 सेकंड ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है। अपने वर्कआउट्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक अब जैसे कि मैंने अभी 2 हिस्से किए, लाइक अपर बॉडी का मैंने वर्कआउट किया और एक लोअर का किया। ठीक है। 30 सेकंड लोअर करके 15 सेकंड का ब्रेक लेने के बाद आप अपर बॉडी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम लेट कर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक जो है आपके बेली के लिए है। सो उसमें यह है कि जो है क्रंचेस आप कर सकते हो। सो क्रंचेस करने के लिए अपने हाथ आप पीछे लेके जा सकते हो। जो बिगनर्स हैं वो ऐसे कर सकते हैं, लाइक ये मूव कर सकते हैं। और जब आप इसमें मॉडरेट लेवल पर चले जाते हो तो अपने सर के पीछे हाथ बांध के तो अब ये उठ सकते हो। सही। सो इसी तरह मजीद और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, तो आप इनको प्लान आउट कर सकते हो, लाइक जैसे कि प्लैंक होल्ड है। सो प्लैंक होल्ड यहाँ पे मैं शेयर करूंगा क्योंकि बहुत से लोग प्लैंक होल्ड करते तो हैं लेकिन वो अक्सर इसका रॉन्ग पोस्चर करते हैं। सो प्लैंक होल्ड के लिए आपको अपने एल्बोस पे आना है, लाइक दिस, सामने स्ट्रेट। इसमें आपने अपना कोर को बिल्कुल स्टेबल रखना है। यहाँ पर आप अपने सेकंड्स जो है वो काउंट कर सकते हो, अपना फोन रख सकते हो, स्टॉप वॉच ऑन कर सकते हो कि लाइक आपने 30 सेकंड्स करना है, 40 सेकंड्स। इसी तरह आप इसको। अच्छा, ये बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम मेंटेन करना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप बिगनिंग लेवल पर होते हो सो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और बहुत से लोग इस चीज़ की वजह से गिव अप कर जाते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो है सबसे पहले तो अपने अंदर एक पेशेंस वो रखनी है और आप आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये आपने बताया कि आप अफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं, और अगर आप अफ्तारी के बाद करना चाह रहे हैं तो कितना टाइम आपने बीच में गैप देके तो फिर आपने एक्सरसाइजेस करनी? हाँ, अफ्तारी के क्योंकि फौरन बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक तो जो है वाटर इनटेक बड़ी की होती है, फिर खाना शाना खाया होता है, तो एकदम से नहीं आप मगरिब की नमाज पढ़ें, इशा की नमाज पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, उसके बाद का जो टाइम है, आजकल तो वैसे भी लोग कम ही सोते हैं, सहरी करके सोना होता है, ये भी एक रूटीन होती है, वो भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जिनको वेट कम करना है वो अफ्तारी से पहले करे, ये मेरा जी। तो वेट कम करने वालों के लिए ये ज़बरदस्त टिप है कि वो अफ्तारी से पहले जो है वो ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से लोग उस तरह से जिम भी नहीं जा पा रहे। शम्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।